अस्सलाम वालेकुम जी, आपके साथ हाजिर हैं। मैं हूं आसमा इकबाल और मेरा साथ दे रहे हैं आज के ट्रांसमिशन में शहजाद रजा। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 पर हम बात करेंगे, कोरोना वायरस के हवाले से हम बात करेंगे। वो वायरस जिसने पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। कुछ इस तरह से कि हम अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो केसेस बढ़ ही रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में बताया ये जा रहा है कि कोरोना वायरस के मरीजों की जो तादाद है वो 37,60,000 से तजावुज कर गई है। और बिल्कुल ऐसा हम बहुत सारे पिछले दिनों से देख रहे हैं कि नहीं हो रहा कि तादाद कम हो रही हो, बल्कि देखने में आ रहा है कि तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और इससे भी ज्यादा तशवीशनाक जो खबर है, जो बात है, वो ये है कि 60 लाख कहा जा रहा है कि 2,60,000 माफ कीजिएगा ऐसे अमवात जो हैं इस वक्त दुनिया भर में हो चुकी हैं। और कहा यह जा रहा है, जैसा कि पिछले दिनों सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, कि अमेरिका के अंदर जो हलाकतें हैं वो इससे कहीं ज्यादा हो सकती हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में हलाकतों की तादाद 72,700 हो गई है। और शहजाद, आपकी इजाजत से कुछ मैं पाकिस्तान की सूरत हाल भी बताना चाहूंगी। यहाँ जो कुल कोरोना केसेस सामने आए हैं नाजरीन, वो 22,550 बताए जा रहे हैं। 6,217 तो इनमें से सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन 526 जो हैं वो जाँ बहक भी हुए हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो 1,049 केसेस का इजाफा हुआ है। शहजाद, पहले हम ये देख रहे थे कि रोज़ाना 6, 7, 8, 9 केसेस सामने आते थे, फिर उसके बाद दर्जनों में हुए, और अब ये सैकड़ों से हम देख रहे हैं कि ये 1,000 के हिस्से में दाखिल हो गए। जी बिल्कुल। और जो तिबी माहिरीन हैं वो सेकंड और थर्ड वेव की वार्निंग्स भी दे रहे हैं कि लॉकडाउन खोल तो रहे हैं तमाम ममालिक और मईशत को चलाने के लिए, लेकिन लॉकडाउन में एहतियात, जैसे आसमा हम पहले भी बार बार कह चुके हैं, बहुत ज़रूरी है कि अगर लॉकडाउन में एहतियात नहीं करेंगे तो वायरस का स्प्रेड मज़ीद बढ़ सकता है। इस पर बात करते हैं। डॉक्टर शाजिया सुमरो साहब हमारे साथ हैं, साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असम्बली हैं, शुक्रिया आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपका भी शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब ब्यूरो चीफ हैं अब तक न्यूज़ चैनल के, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाजिया सुमरो साहिबा, आपसे सवाल करता हूँ कि आप सिंध हुकूमत लॉकडाउन में नरमी कर रही है, वफाक की तरह ताजरों का बड़ा प्रेशर है इस पर, लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड वेव की वार्निंग दी और एक रैकेट केसेस आए हैं सिंध से, जो ये डेथ टोल है, आप क्या कहती हैं कि कितना मुश्किल और चैलेंजिंग होगा इस वक्त लॉकडाउन में नरमी करना और उस लोगों को कंट्रोल रखना? शाजिया साहिबा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। फिरदौस साहब, आपसे यही सवाल है, अगर जवाब देना चाहें। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब से लॉकडाउन की बात हुई है तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली लॉकडाउन पाकिस्तान में हुआ नहीं। और जिस लॉकडाउन की इमिलेट करने की कोशिश की सिंध गवर्नमेंट में, वो सिर्फ मीडिया की हद तक रहा, जमीन के ऊपर नहीं हुआ। और हम बारहा कहते रहे कि जिस शहर की आबादी या एक स्लम्स में हो या कच्ची आबादियों में हो एक तादाद, उस कच्ची आबादी के अंदर लॉकडाउन पॉसिबल ही नहीं। शहर कराची की मिसाल ले लें तो यहाँ 40% लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं, यानी तकरीबन 70 से 80 लाख। ये 70 से 80 लाख लोगों को जो 400 से 500 फुट जगह में रहते हैं, वो एक कमरे के अंदर ऑक्यूपेंसी जो है वो 8 पीपल है। जिसके पाकिस्तान की एवरेज 6 पर्सन है, लेकिन इन कच्ची आबादियों के अंदर 8 लोग रहते हैं 400 स्क्वायर फुट की जगह पर। मुमकिन नहीं कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग की जा सके। और यही सबसे बड़ा डिलेमा है कि जब इतनी बड़ी आबादी को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते जी। और अगर खुदा खास्ता वहां कोरोना का मसला आता है तो वो आप किस तरीके से डील करेंगे। उसका तरीक़ेकार सिर्फ एक ही समझ में आता है कि जैसे ही केस डिस्कवर हो उसको क्वारंटीन में लेके जाए, जिस शख्स को हुआ है उसको आइसोलेशन में लेके जाए, और जिस से वो कांटेक्ट में आए उस इलाके को सील करके एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जाए, और जो जो लोग अफेक्टेड हैं उनको रिस्पेक्टिवली क्वारंटीन सेंटर्स में ले जाया जाए। जो आपकी आबादियां वेल ऑफ हैं वहाँ वो अपने घरों में क्वारंटीन हो सकती हैं, अपने घरों में आइसोलेशन में जा सकते हैं, और जब केस अगर कोई एग्रीवेशन खुदा न खास्ता होता है तो उनको अस्पताल। इसे कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन, टेक्निकल लॉकडाउन। और यही मैं समझता हूँ सोल्यूशन है। जिस तरीके से हमने मईशत को नॉकआउट कर रहे हैं, उससे
डिप्रेशन भी आएगा, उसके साथ साथ जो है लोगों के अंदर जो भूख की वजह से फिक्र है कि हमारी रोजगार के साथ क्या होगा, हम अपने बच्चों के लिए रोटी रोजी कहाँ से लेके आएंगे। आज 40 दिन हो गए कि आपका डेली वेज अर्नर जो है वो अफेक्टेड है, खासतौर पर वो शख्स जैसे कंस्ट्रक्शन की लेबर है। वेरी राइट सर। ये इधर ये प्रॉब्लम है, तो इस ठीक। प्रॉब्लम को या तो बैठ के एड्रेस किया जाए, तमाम लोग बताएं कि जी ये हमारे से के लॉकडाउन कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। वेरी राइट, वेरी राइट। शाजिया साहिबा ठीक है जी। डॉक्टर शाजिया, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रही है, बताइएगा। अच्छा जी, हम कोशिश करेंगे कि शाजिया सुमरो साहब की आवाज़ के साथ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मसला आ रहा है, उसको हम हल कर लें। लेकिन तब तक हम बात कर लेते हैं, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आप फरमाइएगा, कहा यह जा रहा है कि SOPs जो हैं वो सामने आ चुके हैं, आवाम उन पर अमल दरामद करें और उसके तहत कारोबारी ज़िंदगी जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन मामूल की जानिब लाया जा सके। हमारे मुल्क के हालात को देखते हुए, हमारे आवाम के रवैयों को देखते हुए, आप क्या समझते हैं कि इन SOPs पर अमल दरामद किस हद तक मुमकिन है, कब तक मुमकिन है, कब तक लोग ताउन करेंगे इन SOPs के तहत गवर्नमेंट के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा और शहजाद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, PTV का भी बहुत शुक्रिया। देखें, ये इस वक्त जो मुसीबत दुनिया भर में आई हुई है, ये बड़ी एक गंभीर किस्म की इस वक्त जो है सोच है, और इसमें समझ नहीं आ रही पूरी दुनिया के हुक्मरानों को कि करना क्या है। इसमें अभी तक आप देख लें कि अमेरिका में कितना नुकसान हुआ है, कितनी अमवात हुई है, लंदन ले लें आप, इटली, स्पेन, पाकिस्तान। असल में पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो लोगों को समझाने का है। लोग यहाँ पे समझते नहीं है। आप अगर SOPs दे देते हैं तो पाकिस्तान में SOPs की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। उसकी मिसाल आप देख लें कि जो ट्रैफिक के ऊपर हाल होता है, ट्रैफिक लाइट रेड हुई होती है, लोग रेड इशारा क्रॉस कर जाते हैं। कानून की पासदारी करने का हमारे मुल्क में कोई रिवाज नहीं है, वो छोटे लोग हों या बड़े लोग हों, हर किसी के ताल्लुकात होते हैं या धौंस धांधली होती है, और हर किसी की अपनी एक मिथ होती है। कोई कोरोना को किसी तरह पेश कर रहा है, कोई कोरोना को किसी मिथ के साथ रिलेट कर रहा है, कोई कह रहा है ये साजिश है। कुछ जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि दुनिया में इस किस्म की वबाएं पहले भी फैलती रही हैं। इस दफ़ा फ़र्क ये है कि दुनिया में ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, एयर ट्रैवल की वजह से पूरी दुनिया में फैल गया। और जो सबसे बड़ी बुराई है इस वायरस की, वो ये है कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र होता है, और जब ट्रांसफ़र होता है तो सिम्टम्स नहीं होते, पता नहीं चलता। जब एक शख्स का पॉजिटिव टेस्ट आता है तो पता चलता है कि कम से कम वो 20-30 लोगों को लगा चुका है। तो पाकिस्तान में जो लॉकडाउन की पॉलिसी थी, मैं क्योंकि इस्लामाबाद में रहता हूँ, आप लोग भी इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद में तो बड़ा अच्छे तरीके से लॉकडाउन हुआ है। आपने देखा कि तकरीबन 90% दुकानें बंद है, जो रश है वो बिल्कुल सड़कों के ऊपर नहीं है, जस्ट लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं सर, बिल्कुल इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैसे मेरे ऑफिस के अंदर कम से कम लोग कोई पिंडी से आते हैं, कोई दूर दराज इलाकों से आते हैं, वो SOPs पे अमल नहीं करते। मैं जब ऑफिस पहुंचता हूं तो मुझे लाजमी तौर पे डांट फटकार करनी पड़ती है कि तुम लोगों को कल भी समझाया था, तुम लोगों को समझ नहीं आती। फिर वो कहते हैं सर जी कुछ नहीं होता, देखे मैं ठीक हूँ, ये बस ऐसी हवा चल रही है। उनको समझाना तो फिर नसीम साहब, लोगों को समझाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर लोगों को बचाना भी है इस चीज से। और जब बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है तो फिर वही बात कि कोरोना से नहीं मरेंगे तो गुर्बत से मरेंगे। तो फिर सर किया क्या जाए, हो क्या रहा है वो तो हम सबके सामने है, लेकिन आप क्या तजवीज करेंगे, लोगों को कैसे कंट्रोल में करें सर? जी असमा, इसमें देखें दो चीजें। एक तो जब कहा गया ना कि दिहाड़ीदार तबका बड़ी प्रॉब्लम है, उनका क्या बनेगा, मेरे ख्याल से बात उससे आगे चली गई है। क्योंकि दिहाड़ीदार तबके को अगर कोई एक वक्त की रोटी दे देता है तो उसका काम चल जाता है। अगर उसको कोई 400-500 रुपए इमदाद दे देता है, चल जाता है। मैंने बहुत ही मुखैर हजरात को देखा है कि वो लोगों की हेल्प कर रही है। इस वक्त जो असल प्रॉब्लम आ रही है वो मिडिल क्लास के साथ आ रही है, जो जॉब्स के ऊपर जाते थे या उन्होंने छोटे छोटे ऑफिस खोल रखे थे जहां से वो अपनी अर्निंग कमा के लाते थे, वो तो सड़क पे खड़े होके राशन नहीं ले सकते, वो तो किसी से पैसे नहीं मांग सकते, कोई ज़कात नहीं ले सकता। तो लॉकडाउन को लूज करना पड़ेगा, लेकिन जो SOPs बनाए जाए वो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को यूज करते हुए उन SOPs के ऊपर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जाए, और ये मीडिया के जरिए लोगों को एजुकेट किया जाए कि भाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप मरेंगे। तो गवर्नमेंट एक तरफ तो लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता ईज करे ताकि लोग अपने
कारोबारों पे वापस जा सके। और दुनिया भर में इस तरह के मामलात इस वक्त तय हो रहे हैं। अभी मेरे पास कुछ देर पहले फोटोग्राफ्स आई हैं, तो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने स्टेप्स बनाए हैं कि फासले से खड़े होना है, जो सीटें हैं उन्होंने दूर दूर कर दी हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है वो अमल कराना होगा। मीडिया के जरिए लोगों को एजुकेट करें और अपनी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स सही हैं, एसएचओज हैं, सही इनसे जो है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। ठीक ठीक। डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है अब हमारी? बुला रही हूँ। जी, माजरत के पहले कुछ आवाज़ का इशू था। सवाल ये कि यकसा पॉलिसी होनी चाहिए कोरोना के मसले पे, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, खाली सेहत आमा का नहीं है। अगर सेहत आमा का होता तो यकीनन 18वीं तरमीम के तहत सूबे मजाज थे इसमें, लेकिन क्योंकि अब सूरत हाल ख़तरनाक है, तो जो यकसानियत है पॉलिसीज़ में वो कितनी अहम है आपके ख्याल में? देखिए शहजाद, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जैसे अभी बात हुई थी लेक ऑफ अवेयरनेस की, तो मेन प्रॉब्लम ही यहीं पे आ रहा है। और सिंध गवर्नमेंट का जो सबसे पहला स्टेप था लॉकडाउन करने का, वो इसी वजह से ही लॉकडाउन किया गया कि लोगों को वो अवेयरनेस नहीं थी कि वो इस चीज की सीरियसनेस को समझते कि ये जो डिजीज है वो किस तरह से स्प्रेड हो रही है, क्या क्या रीजंस हैं, और अगर ये लॉकडाउन किया गया है तो इस डिजीज को रोकने के लिए किया गया है। तो मुझे लगता है कि मीडिया ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस जो दी गई है और गवर्नमेंट का साथ भी दिया गया है, तो वो थ्रू मीडिया ही ये पॉसिबल हुआ है कि लोगों में ये अवेयरनेस आई है हाथ धोने की और सोशल डिस्टेंसिंग की। ये चीजें मीडिया के थ्रू हुई हैं, अगर ये पॉसिबिलिटी हुई है। और दूसरी बात अभी ये हुई थी पॉलिसी की, तो पॉलिसी देखें, जब आप मिल बैठेंगे, एक टेबल पे बैठेंगे, डायलॉग होंगे, तो ही ये चीज पॉसिबल है। तो जब देखिए फेडरल गवर्नमेंट जो मैं समझती हूँ वो रोल प्ले करती है एक माँ का। जब माँ अपने बच्चों को साथ लेके नहीं चलेगी तो कोई भी बच्चा जो है वो सही सिम्त में नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी सिंध गवर्नमेंट ने इस चीज की वेट नहीं किया कि फेडरल की तरफ से कोई पॉलिसी बने, इस पे उन्होंने पहले ही लॉकडाउन किया। और सिंध को देखते देखते पंजाब में, बलूचिस्तान में, केपीके में, जीबी में और एजेके में लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से आप ये देखें कि जो इस वक्त हमारे पास 22,550 केसेस हैं, वो हमने कंट्रोल इस लॉकडाउन की वजह से ही किए हैं। अगर लॉकडाउन सही टाइम पे नहीं होता तो ये चीजें और बढ़ सकती थी, हमारे पास इससे भी डबल केसेस हो सकते थे। अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर कि पहला केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है 26 फरवरी को, तो 26 फरवरी से 13 मार्च तक आप किस चीज का वेट कर रहे थे? क्यों नहीं कोई पॉलिसी बनी? क्यों नहीं कोई चीज आपने बैठ के सूबों के साथ डायलॉग किया? कोई पॉलिसी क्यों नहीं सामने आई? नकवी साहब से कमेंट ले लें इस पे जो आपने बात की है। नकवी साहब, माँ का किरदार है लेकिन बच्चों को साथ लेके नहीं चल रहे। जी, असल में मैं आपके इस माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता, वरना मैं ये बताऊं कि टीवी पे बैठ के बातें तो बहुत सारी हुई, ज़मीन के ऊपर क्या किया वो उसकी बात हो रही है। जो हुकूमत ना गंदम खरीद सके, ना गंदम की हिफाजत कर सके, जो कुत्ते के कांटों को हस्पताल ना पहुंचा सके, जो 346 वेंटिलेटर हों और एक मेडिकल आदमी प्रोफेशन से डॉक्टर फुरकान जैसा आदमी जो है उसको वेंटिलेटर ना मिल सके, तो वो तैयारी को क्या तैयारी कहा जाए? अगर मैं बात करने जाऊं तो मैं 42 इकदाम तो गिना सकता हूं जो फेडरल गवर्नमेंट ने किए 13 मार्च के बाद, और जो कि जिसमें सबसे बड़ा इकदाम जो है वो एहसास का कैश डिस्ट्रीब्यूशन का है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है, जहां ये भी सोचा जा रहा है कि इसके बाद क्या होगा। और मैं एनडीएमए को एक्टिवेट किया। बात ये नहीं है कि हर चीज का एक प्रॉपर टाइम होता है। अगर आप ये देखें दूसरे ममालिक ने किस स्टेज के ऊपर लॉकडाउन को स्टार्ट किया, क्या वो एक पेशेंट के आने के ऊपर होना चाहिए या उस वक्त ट्रैक एंड ट्रेस होना चाहिए और लॉकडाउन किस वक्त आना चाहिए, ये बाय इटसेल्फ एक डिबेट है। लेकिन हमें ये जरूर नजर आता है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर रोजाना मीटिंग होती है और वहां से जो फैसले होते हैं उसमें जहां तक इजाजत दी कि हर सूबे को ये इख्तियार दिया कि वो अपने फैसले खुद कर ले, लेकिन जब फैसले करे तो उसको, जैसे कि नसीम साहब कह रहे हैं, इम्प्लीमेंट कराना भी उतना ही जरूरी है। आपकी अगर इम्प्लीमेंटेशन साइड वीक हो तो कहाँ से खड़े होंगे? हमने देखा एहसास प्रोग्राम का कैश डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कुछ जगह पे बड़े अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग हुई,
कुछ डीसीज ने उसको दे जस्ट टुक इट वेरी लाइटली, और वहां जो है भगदड़ भी मची हुआ है। जी आज भी नादरा के सेंटर्स के ऊपर जाए, कराची की मैं बात कर सकता हूँ, इससे कि मैं तो अब ट्रेवल नहीं कर सक रहा, अंदर कराची ही की बात कर रहे हैं, तो वहां ऐसा रश लगा हुआ था लोगों का, और कोई ना पुलिस नजर आ रही थी, ना कोई रेंजर नजर आ रही थी कि वो लाइनें बनवा देती, फासला करवा देती, निशान लगवा देती। तो जब तक आपका विल टू इम्प्लीमेंट नहीं, फिरदौस साहब, हम तो यही सवाल कर रहे हैं प्रोग्राम के आगाज से ही कि हमारे अवाम में ही तो शऊर नहीं है इस चीज का। उनको समझाने के बावजूद ये जितनी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है मुख्तलिफ। जी फिरदौस नहीं, ये शऊर के साथ इसमें सर, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ फोर्स खड़ी करेंगे सर? मार्केटों के अंदर चप्पे चप्पे पर तो नहीं हम खड़े कर सकते ना लोगों को। असमा मैं आपको एक मुझे दे दें, मैं सिर्फ आधा मिनट जी और सर, लूंगा, फिर जी आप सर, बाकी जी। देखिए, मैं ये समझता हूं कि आपके पास टोटल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तादाद इंक्लूडिंग योर आर्मी, रेंजर्स एंड पुलिस जो है वो 18 लाख के करीब है सही, इस मुल्क में। सही। और उसमें से जब आप वगैरह और बाकी जो उनकी रेगुलर ड्यूटीज हैं उनको एलोकेट कर दें, तो यू नीड अ वॉलंटियर फोर्स कि जो आपको ये सोशल डिस्टेंसिंग इम्प्लीमेंट कराए। हमने हर चीज को पॉलिटिसाइज कर देते हैं। ये जो टाइगर फोर्स बनी है इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया है। ठीक है, इसमें अब 10 लाख वॉलंटियर्स आए हैं, तो इनका इस्तेमाल अगर सही तरीके से हो जाएगा, इट विल ऑगमेंट ये सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीजों को। तो नियत को देखना चाहिए और उसके अंदर आप बचिए। मैं तो ये नहीं कहता आप प्रोविंशियल बना लें, अपनी बना लीजिए, आप पीपल्स टाइगर पीपल्स फोर्स बना ले, लेकिन ये वॉलंटियर्स चाहिए होंगे। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अगर माशरे में आपने इम्प्लीमेंटेशन करानी है तो बिसाइड्स द ऑफिशियल, जिसकी आपके पास इतनी तादाद है ही नहीं कि वो ये सोशल डिस्टेंसिंग का, जो कॉन्शियंशियस सिटीजन्स हैं जिनको आप एजुकेट करके और उनसे आप कहें कि अब आपका काम है जाके इन्फोर्स कराएं, कि मसाजिद में आप रिपोर्ट करें कि कहाँ किन मसाजिद ने वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो की, कौन दुकानों के बाहर क्या है, आप उस दुकान को सील कर दें एक हफ्ते के लिए। देखें अगली दफा जब दुकान खुलेगी वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करेगा। पनिशमेंट नहीं है, अरेस्ट नहीं है, और आप इन लोगों को अरेस्ट करके ले जाएंगे कहाँ? यू डोंट वांट टू क्रिएट इंक्यूबेशन सेंटर्स, यू डू नॉट वांट टू पनिश दोज हु डोंट हैव एनीथिंग। मेरी जेब में पैसा नहीं, आप 500 रुपए फाइन लगा देंगे। Very right. ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है फिरदौस साहब, आपकी जो बात है वो बिल्कुल पहुंच गई। अच्छा, ये जो आपने कहा ना फाइन लगाएं, लोगों को बंद करें, और ऐसे लोगों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, ये फाइन नहीं हो सकता जिनके पास ऑलरेडी खाने को पैसे तक नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं नसीम सिद्दीकी की जानिब आना चाहूँगी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वफाक और पीपल्स पार्टी के दरमियान कह लीजिए, सिंध के दरमियान कह लीजिए, जो भी ये गिले शिकवों का सिलसिला है, जो भी शिकवे शिकायतें हैं, क्या आप नहीं देख रहे कि इसका जो नुकसान है वो सरासर आवाम को होता है? एक तो अवाम बदगुमान भी होते हैं, उनको समझ नहीं आता उनके हुक्मरान उनकी भलाई के लिए सोच रहे हैं या अपनी सियासत कर रहे हैं। फिर दूसरा ये कि अवाम की बेहतरी के लिए जो बहुत सारे इकदाम मिल बैठकर सोचे जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, वो सिर्फ इस इख्तलाफ की वजह से हो ही नहीं पाते। सर देखिए असमा, बात यह है कि कोई कहता है कि वफाक माँ की तरह होती है, कोई कहता है वफाक बाप की तरह होती है, लेकिन माँ बाप की इज्जत नहीं की जाती और माँ बाप के फैसलों के खिलाफ भी जाया जाता है। तो ये पता नहीं कहाँ की तरबियत है कि माँ बाप भी बोलना और फिर उनके अहकामात पर अमल नहीं करना, उनसे रूगर्दानी करनी। मैं और आप शहजाद इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और हमारे पास यहाँ पल पल की खबर आ रही होती है। आप देखती हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में डेली बेसिस पे कितनी मीटिंग्स चल रही होती है, एनसीए की मीटिंग चल रही होती है, नेशनल कमांड की मीटिंग चल रही होती है, सब लोग बैठ के फैसले कर रहे होते हैं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब ये मीटिंग्स हो रही होती हैं और जब इसमें सूबे शामिल होते हैं तो सूबे सारी बातों के साथ एग्री करते हैं, उनके वज़राए आला, उनके चीफ सेक्रेटरी सब बातों पे एग्री करते हैं, लेकिन जो ही मीटिंग से बाहर निकलते हैं टीवी पे जाके वो सियासी बयान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सियासी आकाओं को भी खुश। तो नसीम साहब, आपकी इस बात से तो मैसेज ये जा रहा है कि अगर वो वहां बैठकर नहीं बोलते हैं, बाहर आके बोलते हैं, तो उनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये कि उनकी सियासत की दुकान चलती रहे, और इसमें बेहतर यही वो समझते हैं कि फिर मसाइल हल नहीं हो तो उनके लिए बेहतर होगा। क्या वाकई उनकी ये नियत होती है? सर बिल्कुल यही नियत होती है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जिस तरह सिंध ने मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप लेने की कोशिश की कि उन्होंने बड़ी जल्दी लॉकडाउन कर दिया, आपके सामने भी तमाम फिगर्स इस वक्त रखी हुई हैं। अगर उन्होंने पहले लॉकडाउन कर दिया, वफाक ने बाद में किया, पंजाब ने बाद में किया, तो क्या बहुत बड़ा कोई फर्क नजर आ रहा है कि सिंध ने पहले लॉकडाउन कर दिया था तो उसकी वजह से ये बेनिफिट
हो गए। आप अगर आबादी के हिसाब से देखें तो पंजाब कितना बड़ा सूबा है, 12 करोड़ के करीब आबादी है, उनके केसेस देख लें, और सिंध की आबादी के तनासुब से उनके केसेस देख लें। तो ये इस वक्त जो है ना, पॉइंट स्कोरिंग करने वाला टाइम नहीं है। सिंध का रिकॉर्ड सबके सामने है। जब आप सिंध के देही इलाकों में चले जाते हैं, वहाँ पे जो हालात हैं, कराची के आप हालात देख लें कि डॉक्टर फुरकान जैसे एक सीनियर डॉक्टर जिन्होंने कराची की खिदमत की, सिंध की खिदमत की, वो किस तरह दर बदर उनको जो है वो धक्के खाने पड़े और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। जब उनकी बेगम की आप ऑडियो सुनते हैं तो दिल कटता है, रोता है। तो ऐसे में आपकी परफॉर्मेंस कहाँ गई? पंजाब में तो अभी तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, 22 करोड़ आबादी है। बिल्कुल फिरदौस शमीम साहब ने दुरुस्त बात की थी कि 40% आबादी कच्चे घरों में रहती है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। हम इस लॉकडाउन को पूरी तौर पे डॉक्टर शाजिया साहिबा का कमेंट ले लूं एक मैं, नसीम सिद्दीकी साहब, डॉक्टर शाजिया साहिबा का एक कमेंट मैं ले लूं। डॉक्टर साहिबा, आप अग्री तो करेंगी कि सियासत या पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए कोरोना के मसले पे? देखिए शहजाद, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन बात जब शुरू होती है ना कि जब डिफरेंस पैदा किया जाता है ना फेडरल, पंजाब और सिंध, मुझे ये बता दें कि क्या सिंध पाकिस्तान का सूबा नहीं है? क्या सिंध में प्राइम मिनिस्टर का विजिट होना नहीं चाहिए था? क्या सिंध में जो कराची के सिटीजन हैं, सदर आरिफ अलवी, क्या उनका विजिट नहीं होना चाहिए था? उन्होंने कितना इमीडिएट यहाँ पे विजिट किया? पॉइंट स्कोरिंग में नहीं करना चाहती थी। बात आती है जब फेडरल गवर्नमेंट की, जब देखें जब बात हुई। शाजी साहब, बहुत बहुत माजरत, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आम आवाम के लिए, हम लोगों के लिए, सिंध क्या नहीं चाहता है, क्या चाहता है, उस पर हमने बात कर ली। विफाक क्या कर रहा है, इस पर भी हमने बात कर ली। आप क्या समझती हैं, इशू क्या है? अगर वाकई आप विफाक को मोर्दे इल्जाम ठहरा रही हैं कि वहां पर विजिट नहीं किया जा रहा, वहां का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो आप समझती क्या हैं कि क्यों नहीं कर रहा विफाक ऐसा? इसके पीछे मकसद क्या है विफाकी हुकूमत का? कुछ ये एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? देखिए जी, मेरे ख्याल में बात उनके ही देखें जो काम करता है उनके ही बात में नुक्स निकाले जाते हैं, उनको ही जो है डिस्करेज किया जाता है। दैट मीन्स कि वहां पे सिंध में काम हो रहा है तो लोगों को नजर आ रहा है ना, बाकी सूबों में इस तरह से काम नहीं हो रहा है, ना रिपोर्टिंग हो रही है। अब मुझे ये बता दें कि हेल्थ मिनिस्टर पंजाब ने कहा था कि 25,000 पर डे हम टेस्ट करेंगे, हमारे पास टेस्ट की किट्स आ गई हैं। तो अब आप ये बता दें कि पंजाब में सिर्फ 2,000 केसेस हो रहे हैं, और आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद में 2 सेक्टर उनको सील कर दिया गया है कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से। तो देखें ये चीजें हैं, अगर रिपोर्टिंग काम हो रहा है तो रिपोर्टिंग हो रही है। और एक चीज मैं थोड़ा समझ नहीं पाया डॉक्टर साहिबा, एक चीज मैं समझ नहीं पाया, ये प्रेसिडेंट साहब का विजिट क्यों अहम है कराची में? वो सूबाई हुकूमत है, वो अगर इतना ही अहम नहीं होता, मुझे एक बात बताएंगे, अगर इतना ही अहम नहीं होता तो वो बलूचिस्तान विजिट क्यों करने गए थे? मुझे ये बता दीजिए कि अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जवाब देना चाह रहे हैं, फिरदौस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। जी फिरदौस साहब, आपको आवाज आ रही तो कहिएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों विजिट नहीं किया गया अभी तक विफाक की जानिब से वहाँ? मेरे ख्याल से सदर आरिफ अलवी साहब ने तमाम सूबों में गए और सिंध भी आए और यहाँ 4 दिन रह के गए कराची में। अगर इनको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। और मुझे पता है फिरदौस साहब, लेकिन आखिरी जो विजिट था उनको मजबूरन आना पड़ा सिंध में। क्या मजबूरी थी शाजिया साहब, बता दीजिए क्या मजबूरी थी? हमारे देखने वाले भी जरा सुन लें, क्या ऐसा था, क्यों जाना पड़ा? कैबिनेट के सीनियर वजीर निसार खोड़ो साहब ने वजीर आजम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके बाद मुमकिन नहीं है कि सदर ममलिकत उसी वजीर के साथ बैठ के डिस्कस करें कि वफाक का रोल क्या होना चाहिए, जब तक जैसे नसीम साहब कह रहे हैं कि हद्दो अदब में रखा जाए। और ना उन्हीं ने अपोलोजाइज किया, ना सिंध के चीफ मिनिस्टर। अच्छा फिरदौस साहब, अगर किसी ने किसी के खिलाफ कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हद्दे अदब में नहीं रहा है, तो सर उसकी सजा आवाम को तो नहीं मिलना चाहिए ना? शाजिया साहब मेरे ख्याल में यही कहना चाह रही है कि आवाम नहीं, अस्मा मेरा पॉइंट ये है कि ये वो लोग इज्जत और अदब की बात कर रहे हैं जो गालम गलोच ब्रिगेड अपनी कराची में छोड़ देते हैं, और उनके जो लोग हैं वो बैठ जाते हैं न्यूज चैनल पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो वो जुबान बोलते हैं
उनको अपने लोगों की कोई जुबान नहीं समझ आ रही होती है, उनके अपने लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो उस वक्त अदब और आदाब जो अच्छा, है डिफरेंस क्या है? फिर वो न्यूज चैनल्स के सामने एक सेकंड फिरदौस साहब, शाजिया साहबा, एक सेकंड, एक मिनट, आप थोड़ा सा प्लीज काम डाउन। नसीम साहब, ये मुझे बताएं, आप लंदन रह के आए हैं, पूरी दुनिया आप घूमे हैं, मेरा भी थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ है। शाजी साहब, मैं आता हूं आपके पास। ये जो बातें हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप डेमोक्रेट्स को क्या क्या नहीं कहते, वो डेमोक्रेट्स उनको क्या क्या नहीं कहते, तो ये सारे क्राइसिस में चीजें चलती हैं, हम इतने टची क्यों हो जाते हैं इस मसले पे कि एक पेंडेमिक है, नेशनल इशू है, तो अगर कुछ क्रिटिसिज्म हो भी गया सो व्हाट्स अ बिग डील, थोड़ी देर के लिए सही बुला दें, लेकिन व्हाट्स अ आवाम के बिग लिए डील, सोचें उस व्हाट्स अ बिग डील। नसीम साहब, बिल्कुल शहजाद, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे भी यहाँ पे कुछ सवाल बनते हैं। बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, उनके पास सारा बजट मौजूद है, फिर ये वफाक की तरफ देख के वफाक से चाहते क्या है कि प्राइम मिनिस्टर इनको मिलने आए। अगर वो मिलने आए तो जैसे फिरदौस शमीम साहब ने कहा, जिस किस्म के निसार खोड़ो साहब अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने, क्योंकि उनको तो मगरिब के बाद अपना होश नहीं होता कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। नो पर्सनल कमेंट प्लीज। इस तरह के लोगों के साथ बैठ के आप क्या। अच्छा, दूसरी आपने जो बात की उसमें बात यह है कि सूबे ने खुद जो है वो अपने डिसीजंस लेने हैं और सिंध गवर्नमेंट ले रही है। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाती है और उनसे पूछती है कि आपने क्या किया, आप डिस्पर्समेंट्स ऑफ मनी बताएं, वहां पे अरबों का जिक्र आ जाता है। अब अरबों रुपए का आप कह रहे हैं जी हमने बांट दिया, उन्होंने कहा जी किसको बांटा, किस तरह बांटा, कोई हिसाब दें, तो वो कहते नहीं बड़े हमने खामोशी से बांटा, इतनी खामोशी से बांटा कि जिनको दिया उनको भी पता नहीं चला। फिर उन्होंने कहा जो आपने राशन बाय किया ये कहां से बाय किया, उन्होंने ये भी नहीं बता सके कि जी कहां से बाय कर रहे हैं। उसके बाद किन लोगों को दिया गया, रात के अंधेरे में दे दिया गया। मेरा मतलब है ये बाशऊर कौम है। अब मीडिया ने लोगों को कम से कम इतना समझदार जरूर बना दिया है कि वो इन चीजों को असेस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की आप ये कह रहे हैं कि हम इतनी निचली सतह पे जा सकते हैं कि कोरोना के फंड में भी खुर्द-बुर्द कर दें? सर हो रही है, अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द हो चुकी है। ये आप जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है इसको चले जाने दें, उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत बहुत बड़े सिंध हुकूमत के स्कैंडल सामने आएंगे। ये लोग तो इंतजार करते हैं कि मुल्क में सैलाब आए या जिल्जिला आए, खाली सिंध के आएंगे आए जी, बाकी सूबों से भी कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन सिंध तो मशहूर है ना, लेकिन ज्यादा कुछ जो है वो सिंध से आएगा। शाजिया साहिबा, आप नसीम साहब की बात सुन रही हैं। कहा यह जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है कि करप्शन जो है वो ऐसे फंड में भी हो रही है जो उन लोगों के पास जाना चाहिए, उन लोगों तक वो मदद पहुंचनी चाहिए जो बेचारे कोरोना से मुतासर हुए हैं, तो वो भी खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। हो रहा है कुछ सिंध में ऐसा? मुझे एक बात बताएं अस्मा, अगर इस चैनल पे बैठ के ऑन एयर बैठ के इस तरह की अगर गुफ्तगू होनी थी तो मेहरबानी करके आप हमें नहीं लिया करें ना, तो फिर इनको जो गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह से हम आपको भी पूरा मौका दे रहे हैं। शाजिया साहिबा, आप जवाब दे सकती हैं, आपको तो मौका दे रहे हैं कि आप इन इल्जामात का जवाब दीजिए यहाँ पर। अच्छा, नसीम साहब ने या फिरदौस साहब ने जो बात की है उन्होंने अपने उनके व्यूज हैं, हम रोक नहीं सकते उन्हें। अच्छा, तो आपको जवाब का पूरा हक है, जैसे आसमान ने कहा, आप जवाब दीजिए। मुझे ये पूछना है कि नसीम साहब जो हैं वो क्या गवर्नमेंट को खुश करने के लिए यहाँ पे आपने बिठाए हैं? क्या वो इस चीज नहीं, देखिए शाजिया साहिबा, हमने यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए नहीं बिठाया है। प्लीज आप मुझे फिर पूरा बोलने दें। अच्छा, जो इन्होंने निसार खोड़ो साहब के लिए अल्फाज यूज किए, मैं उनकी बहुत सख्त अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। और दूसरी बात यह है कि देखें, जब काम हो रहा होता है ना, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की थी जिसपे उन्होंने कहा था कि हेड ऑफ स्टेट इमरान खान साहब हैं, हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। जिस तरह से वो कहेंगे उसी तरह से काम होगा। बिल्कुल हमें याद है, ऐसा था, बिल्कुल ये आपके ऑन रिकॉर्ड होगा। तो जब इस तरह की बात की जाए, जब एक बंदा आगे बढ़ के आपको ऑफर कर रहा है साथ मिलके काम करने के लिए, तो आपके अंदर इतना शऊर होना चाहिए था। शोर मचाने के बजाय आप शऊर इस्तेमाल करते और वहां पर आकर मिलके काम करते। यहाँ बैठ कर गलतियां निकालने या उनके ऊपर कोई भी उंगली उठाने से बेहतर है कि आप अपनी परफॉर्मेंस शो करें। देखिए, इस तरह से नहीं होता है कि आप ऑन एयर बैठ के निसार खोड़ो साहब के लिए इस तरह की बातें करें। आप कौन होते हैं किसी की पर्सनल लाइफ के लिए इस तरह की बात करने के लिए? मीडिया वाले। शाजिया साहिबा, आप बिल्कुल वजह फरमा रही हैं, किसी की भी पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन शाजिया साहिबा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। बिल्कुल भी आप लोगों को कोई आंसर नहीं दूंगी। शाजिया साहिबा, अगर आप लोगों
काम डाउन, गुजारिश सुने। एक तो ये कि पर्सनल किसी को कमेंट मैंने एक्सर्ट पहले कहा करना नहीं, होता है सुन तो लीजिए आप ना। किसी को जी आप बात सुन किसी को भी लीजिए। अपने प्रोग्राम में इनवाइट ना करें। शाजिया सुमरो उन साहिबा, लोगों को शाजिया invite सुमरो करें साहिबा, जो नहीं, शाजिया साहिबा, हम तो लोगों को बात करने का मौका देते हैं। चलें। लाइव में कोई क्या कह दे इस पे कोई कंट्रोल तो नहीं है। शाजिया साहिबा बात सुनिएगा, काम डाउन, बात सुने आप। यकीनन मैंने, आप बात तो सुन लेना। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने नसीम साहब को पहले ही कहा कि पर्सनल उसी वक्त कमेंट नहीं बोला होने जब उन्होंने ये बात चाहिए। दूसरी कही। बात यह है कि पॉलिटिशियन की जो जात है, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म भी होगा, सवाल भी उठेगा अगर करप्शन का कोई भी अंदेशा मौजूद है। इस पे नाराजगी की बात नहीं है, आप जस्टिफाई करें, अपनी सफाई आप जरूर पेश करें, जिसका आपको पूरा मौका हम दे रहे हैं। शाजिया साहिबा, नहीं, किसी के ऊपर आप पर्सनल अटैक कैसे कर सकते हैं? नहीं देखें, सियासतदान की बात है। अगर आप वोट लेके आते हैं, मैंडेट लेके आते हैं, तो उन लोगों का हक भी है कि आपसे सवाल करें, तो आप सवाल के जवाब खोड़ो दीजिए। साहब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मुल्क के अगर आप प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर नहीं है। बारे में आप प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने आपको यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया है। अच्छा नसीम नसीम साहब, साहब प्लीज आप एक सेकंड के लिए खामोश होइएगा, हम आपकी जानिब आएंगे। मैम शाजिया, बिल्कुल आपका मैसेज जो है वो बहुत क्लियरली पहुंच गया नसीम साहब तक भी, तमाम सुनने वालों तक, कि किसी की भी पर्सनल लाइफ में कोई भी इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए, उसके बारे में किसी की जातियात में नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन अब उन चीजों के जवाब दे दीजिए जो उन्होंने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर कहे हैं। जैसे फिरदौस साहब भी कह रहे थे बहुत सारा राशन जो है तकसीम कर दिया गया, जिनको तकसीम किया गया उनका भी पता नहीं, जिन्होंने तकसीम किया कहां से खरीदा उनका भी कुछ पता नहीं। करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं, आपके पास पूरा मौका और है, आप ये लाइव हैं, तफसीलात आप आसमा इसका हम नहीं जवाब दें मैम बल्कि शाजिया। सुप्रीम कोर्ट मांग रही है तफसीलात। बिल्कुल नहीं, वो चीजें जो कोर्ट में मांगी जा रही हैं वो कोर्ट में प्रोवाइड भी की जा रही हैं। मैं मुझे ये बता दें, परफॉर्मेंस की बात आ रही है तो अब तक मुझे ये बताएं कि पंजाब से कितनी परफॉर्मेंस जो है वो शो की गई है, या सीएम सिंध जो है वो पर डे जो एवरी डे की सिचुएशन होती है, जो केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं, वो हर रोज वो बता रहे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप बीआरटी को उठा लें, वहां पे परफॉर्मेंस देख लेना जो 7 साल में बीआरटी बन रही है। यहाँ पे नसीम साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए कंपैरिजन तो नहीं कर रहे ना हम तो। ऐसा करते हैं, इसका जो जवाब है नसीम साहब आप जवाब दे दीजिए। अगर कोर्ट उनसे पूछ रही है तो पूछा तो आपसे भी जा रहा है फिर इस बारे में। इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देने की बात थी, देखें, लंगर खाने को जवाब देते, 10,000 बसों का जवाब देते हैं जो नासिर हुसैन शाह साहब ला रहे थे 8 साल पहले, वो 2000 बसों का जवाब देते हैं जो कि आ रहा था। अच्छा फिरदौस साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, फिरदौस साहब एक काइंडली एक से मेरी बात सुन लीजिए, आप भी, मैम शाजिया भी, नसीम साहब भी, हमने ही तो ट्रांसमिशन रखी है। फिरदौस साहब मेरी बात सुन ले प्लीज आप एक सेकंड के लिए। फिरदौस साहब अगर मुझे एक सेकंड दे प्लीज आप। तक आंखों में धूल झोंकेंगे, ये 12 साल वाली चलें, पॉइंट वेल टेकन। फिरदौस सलीम साहब सुनिएगा जरा, एक गुजारिश है आप सब हजरात से कि हमारी ये ट्रांसमिशन का मकसद कोरोना वायरस का है। पुरानी बातों में मसाइल में मत उलझें प्लीज, और नहीं आवाम को आप लोग उलझाएं प्लीज। फिरदौस साहब लिसन, जी आपकी बात आ गई फिरदौस सलीम साहब, एक मिनट रुकिएगा। ये कोरोना वायरस के ऊपर ट्रांसमिशन है, हमारा मकसद आगाही फैलाना है, और अगर कोरोना से मुतालिक सवाल होता है तो बीआरटी या दीगर उस पर ना ले जाएं। सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात होती है तो आप जवाब सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस में दें, ना कि कंपैरिजन करें पंजाब या किसी दूसरे के साथ। उनकी कारकर्दगी बुरी होगी बकौल आपके यकीनन, लेकिन हमें अभी फिलहाल हम इस पे सिंध पे फोकस कर रहे थे, जिसका जवाब आपसे चाहिए था हमें। नसीम सिद्दीकी साहब, योर टेक ऑन दिस, के सवाल गंदम और जवाब चना, ये क्या है? देखिए एक बात तो ये है कि मैं एज अ साफी यहाँ पे बैठा हूँ, अगर ये कोई और बात करती तो मैं उसका भी जवाब दे देता, और अगर इनको ये बात गुजर गया ना, छोड़ दें, पॉजिटिव बात करें, अटैक वाली, तो चले मैंने इनसे माजरत कर लेता हूँ अगर इनको बुरा लगा। बड़ी उम्दा बात की आपने, कोई ऐसी बात नहीं होती। अच्छा बात यही हो रही है कि देखिए एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी, मैं ये कह रहा हूँ कि सिंध का सूबा बाइख्तियार 18वीं तरमीम के बाद इनको ये चाहिए कि ये अपनी परफॉर्मेंस दे और एक रोल मॉडल बने ताकि पंजाब भी इनको फॉलो करे, वफाक भी फॉलो करे। रोल मॉडल बनने की बजाय कराची से खबर आती है जो कि बड़ा शहर है, जाते जाते पॉजिटिव बात कर जाएं। आसमा आप भी यकीन नहीं कहना चाहेंगी, जाते जाते पॉजिटिव बता दें आवाम के लिए कि सिंध के हालात नहीं पता। कराची के ये हालात है कि डॉक्टर फुरकान जो एक डॉक्टर है जिन्होंने वहां पे इतनी खिदमत अंजाम दी, उनको एक बेड नहीं मिल सका, तो ये आपकी क्या परफॉर्मेंस है? जो आपको पैसे दिए जा रहे हैं 18वीं तरमीम में, उनको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ठीक है जी, आपको भी बहुत सारी शिकायतें हैं सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर। शाजिया साहिबा भी उनका जवाब बहुत सारी चीज़ों का दे चुकी हैं, मजीद भी हम उनसे बात करेंगे। फिरदौस साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी।
बात वही है कि अगर आपस के इख्तलाफात को भुलाकर सिर्फ कोरोना पर इस वक्त हम फोकस रखें तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। आप ये बताइएगा कि मजीद आगे कुछ आने वाले दिनों में हम क्या कुछ होता देखने जा रहे हैं पाकिस्तान में, खास तौर पर मैं बात करूंगी जो गवर्नमेंट इकदाम लेने जा रही है, कुछ बड़े इकदाम अगर आपके इल्म में हो कि आइंदा कुछ दिनों में होते हुए हमें दिखाई देंगे सर? देखिए, मेरे ख्याल से जो चीज बड़ी वाज़ेह है कि ये एक मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस मुल्क के लिए देनी है। इससे कि इस मुल्क की मईशत तबाह हुई है, इस मईशत के बारे में उतना ही सोचना जरूरी है जितना कोविड के पेशेंट्स के बारे में सोचना। सही। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी मईशत को इतना मरीज कर दें कि वो खुद जिंदा ना रह सके। तो दोनों चीजें अहम होती हैं और इस चीज की बात रोजे अव्वल से की जा रही है। जिंदगियां बहुत अहम है और कोविड का इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग आगाही की बात हो चुकी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी जरूरी है लेकिन समझदारी के साथ, इसीलिए इसको स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं। देखिए, पहले ये पिछले हफ्ते 1 मिनट मुकम्मल करने थे। पिछले हफ्ते इन्हें शिकायत ये थी कि पंजाब टेस्टिंग सिंध से कम कर रहा है। उस वक्त हमने इन्हें समझाया कि ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम शुरू किया जा रहा है, इसलिए टेस्टिंग कम कर दी गई है। और अब हमने जैसे जैसे ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम इन प्लेस आता जाएगा उसके लिहाज से टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे। आज की और पिछले 3 दिन की आप पंजाब की टेस्टिंग देख लें, सिंध से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। सिंध और बढ़ा ले, किसी ने नहीं रोका। 18वीं तरमीम आ गई, कोई वफाक ने ये नहीं रोका कि आप 1 लाख टेस्ट ना करें, आप मंगवा लें टेस्टिंग किट जितनी वफाक दे सकती है। अभी भी सिंध को, क्योंकि यहाँ वबा ज्यादा फैली हुई है, उनको पॉपुलेशन के शेयर से ज्यादा मिल रही है, एनडीए में ज्यादा दे रही है उनको, और टेस्टिंग इसका एक है। लेकिन इसके साथ साथ जो नसीम साहब कह रहे हैं, इसका एक अल्टीमेट जजमेंट भी है। अगर वबा एक साथ फैली थी तो अमवात भी जो है वो बताती हैं कि क्या सूरत हाल वबा की है। इससे कि अगर ये ज्यादा फैली हुई थी तो अमवात ज्यादा होती। यहाँ सिंध के अंदर तो इस बात का भी शक किया जा रहा है कि जो अमवात कोविड की तरफ से नहीं भी हो रही, वो भी कोविड के खाते में डाली जा रही है। क्यों डाली जा रही है ये मुझसे मत पूछेगा, ये तो आप उनसे ही पूछेगा, MS सुमरो से, वो ही बता सकेंगी। और एक चीज मैं बता साहब की बात से टोटली एग्री करता हूं कि जब इंसान पब्लिक लाइफ में आ जाता है तो उसकी कोई चीज प्राइवेट नहीं होती, उसकी हर हैबिट पब्लिक होती है। ठीक हो गया। अकाउंटेबल ये नहीं हो सकता। हमारे यहाँ आर्टिकल 62, 63 है और वो आप आर्टिकल 62, 63 पढ़ लीजिए, उसके अंदर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात हो रही है। और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब आप देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है। अगर किसी शहरी को ये पता चलता है कि कोई शख्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा सकता है। नसीम साहब तो साहब ये भी जा सकते हैं। साहब, मेरे ख्याल में अब हमें मैम शाजिया को थोड़ा मौका इस पर देना चाहिए। मैम शाजिया, जैसा कि मैंने पूछा इनसे अभी फिरदौस साहब से कि क्या बड़े इकदाम आइंदा कुछ दिन में हमारे सामने आ सकते हैं वफाक की जानिब से, आप क्या बताना चाहेंगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है? पहले तो आपने कहा कि आप लोगों ने बहुत पहले लॉकडाउन लगाया और यकीनन आवाम के मफाद में ही लगाया गया होगा, सिर्फ ये सोचकर कि जितनी जल्दी लोगों को महदूद किया जाएगा उतनी जल्दी इस बीमारी पर काबू पाया जाएगा, और बड़ी हद तक आप लोग सिंध में इसमें कामयाब भी होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। अब आगे क्या करने जा रही है सिंध गवर्नमेंट, इस बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि रोल मॉडल की बात की गई कि सिंध को रोल मॉडल बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सिंध पहले ही रोल मॉडल बना था लॉकडाउन सबसे पहले करके। उसी लॉकडाउन को देखते हुए ही पंजाब ने भी, KP ने और फिर बलूचिस्तान ने, GB और AJK ने लॉकडाउन किया था। सही। तो देखें, रोल मॉडल बनने की बात है तो सिंध सबसे पहले रोल मॉडल बना था। और दूसरी बात यह है कि अभी जो लॉकडाउन में रिलैक्सेशन की बात हो रही है, उस पे SOPs पे काम हो रहा है। और SOPs पे जब वो बन जाएंगी कि किस तरह से, क्योंकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे मेन प्रॉब्लम है। जब तक हम डिस्टेंस नहीं रखेंगे ये चीज जो है सबसे ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि WHO की जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि पहले ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं थी, लेकिन अब ये एयरबॉर्न डिजीज हो चुकी है जो फिजा के थ्रू भी आप में ट्रांसमिट हो सकती है। पहले तो सिर्फ कांटेक्ट से हो रही थी, अब इससे भी हो रही है। तो वो हमें सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। उसके अलावा लोगों में ये शऊर पैदा करना है कि जितना आप हाथ धोएंगे, अपने आप को लोगों से दूर रखेंगे, हजूम से दूर रहेंगे, तो ये चीजें आप
इस बिल्कुल डिजीज ठीक। को बढ़ने से रोक सकते हैं। अच्छी हाँ तदाबीर, जी, बहुत एहतियाती शुक्रिया। तदाबीर अपनाएंगे। मैम शाजिया, बिल्कुल आपने सही कहा, तो तभी हम इस मरज से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाजिया सोमरो साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, और शाजिया सोमरो के साथ साथ हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने जो बात की थी निसार खोड़ों के हवाले से, आखिर में उन्होंने इस पर माजरत भी किया। बिल्कुल पर्सनल कमेंट जो है किसी की भी ज़ात के हवाले से, किसी की भी लाइफ के हवाले से नहीं किया जाना चाहिए, ना तो टीवी पर बैठकर, ना ही मेरे ख्याल में आम हालात में इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा अच्छा है कि नसीम साहब ने उस पर माजरत भी कर ली है। बहरहाल जी, हमारी आज की ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, आप हमारे साथ रहिएगा।